हाँ जी, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। और मेरे से कौन डाउट पूछ रहा था, प्लीज रेज योर हैंड। अभी मैं किससे डिस्कस कर रहा था, सॉरी आई फॉरगॉट। हाँ, परेश। और किसी और का भी डाउट है तो वो भी अपना हाथ इधर हैंड रेस रखें। प्रियांशी, आपने अभी हैंड रेस किया था ना? हाँ हाँ परीक्षा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। यस सर। हाँ जी परीक्षा, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? तो मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकली देखा जाए, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, जितना अभी पढ़ाया, उसके हिसाब से ये एसेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हम बिजनेस ओन करना है, ठीक है। लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे जाके डिटेल में आप समझोगे, ये कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो कि कहता है कि अगर कोई चीज़ अगर इमटेरियल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा वैल्यू की नहीं है, तो हम उसको एसेट ना दिखा करके उसको क्या मान लेंगे? एक्सपेंस। एक्सपेंस। क्लियर? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आप खुद लॉजिकली सोचो ना, मैं एक छोटा आइटम भी एसेट की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और एसेट में क्या होता है, हर चीज को अलग से रिकॉर्ड करना होता है। एक्सपेंस में तो आपने टोटल वैल्यू ले ली स्टेशनरी की, लेकिन अगर मैं एसेट बोलूंगा तो मुझे पेन अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रजिस्टर अलग करना पड़ेगा, है। तो बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग में मेरे को बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल हो जाएगी। तो और सर अगर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया होता और फिर हम इसे एसेट में डालते तो तब? नहीं, एसेट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, हमें इसको ऐसे ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। अभी आपने अच्छा। क्योंकि ये टॉपिक नहीं पढ़ा, आपका सवाल जायज है, लेकिन जब मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, आगे जाके ये चीज़ आपके आएगी कि भाई हम इनको कोई भी एक छोटा अमाउंट का अगर हम एसेट खरीद रहे हैं तो उसको हम एसेट ना मान के क्या मानेंगे? एक्सपेंस। उसको हम उसी साल का खर्चा मानेंगे। क्लियर? ठीक। तो ओके, आगे थैंक जाके यू मैं, सर। हाँ आगे जाके मैं और डिटेल में भी बताऊंगा, ये चीजें आएंगी, बट फिलहाल ये मान के चलो, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी डिटेल में नहीं करा सकता, अभी आपका स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और कॉन्सेप्ट को और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना मान के चलो कि अगर आप कोई छोटे अमाउंट का एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, तो हम उसको एसेट ना लेकर के क्या ले रहे होते हैं? एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है। क्लियर? बाकी मैं इसको डिटेल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपका एक पूरा सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स या जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो पढ़ेंगे। वहां पे ये प्रिंसिपल आएगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? किसी ने हैंड रेस किया था, सॉरी कौन था मैं भूल गया। प्रियांशी बेटा, आपने हैंड रेस किया था, क्लियर हो गया क्या आपको? क्या डाउट था, एक बार बता दो सबके लिए। मेरा डाउट था एंड फिर मुझे ये कंफर्म करना था कि फिर हम इसको किस में ऐड करेंगे या किस में सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, इसको एक्सपेंस की बिकॉज तरह मैं ट्रीट करेंगे ना, तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा प्रियांशी? एक्सपेंस की तरह ट्रीट सर करेंगे, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज एन एसेट, भाई कैश में तो कॉमन है, माइनस होना ही था, पॉइंट सिर्फ यहाँ एसेट की तरह ना दिखाते हुए हम उसको एक्सपेंस मान रहे हैं, तो इसलिए कैपिटल से माइनस कर दिया, ठीक है। सर मैंने ऐसे ऐड किया, माइनस किया था तो वो मेरा रॉन्ग हो गया। कहाँ से माइनस किया था बेटा? सर मैंने एसेट में स्टेशनरी में सॉरी ऐड किया था 100, ऐड किया था, तो वो मैं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था अभी, तो अगर आपने ऐसा किया भी था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको गोइंग फॉरवर्ड ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। हाँ निशा, आपका डाउट है बेटा लास्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताइए निशा। सर ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लायबिलिटी में जैसे समझाऊंगा बेटा, अभी रेंट आउटस्टैंडिंग वाला मैंने अभी तो कराया ही नहीं है डिटेल में, ये तो अभी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। मैंने अभी सिर्फ वो बता दिया था, चेक कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था ये मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अभी जरा वापस से बेटा जो मेरे नोट्स है वो खोलेंगे सब लोग, मैं भी खोल लेता हूँ यहाँ पे, सब लोग नोट्स खोलेंगे, और उसके आगे जो हमारी स्पेसिफिक एंट्रीज है हम आज उसको शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें से एटलीस्ट 4 एंट्रीज मेरा टारगेट है कि कम से कम 4 एंट्रीज करेंगे, और क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल है तो इनको ध्यान से समझना है। हाँ जी, स्पेसिफिक एंट्रीज आज कौन डिस्कस करेगा बेटा मेरे साथ? रेज योर हैंड। हाँ जी, मैं चाहूँगा कोई नया जना मेरे साथ डिस्कस करे जो अभी तक नहीं करा है। ओके प्रियांशी, आपको ले लेते हैं। गाइस मैंने फिर से बोला, जितना लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छा होगा, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। मैं देख रहा हूँ अभी भी हेजिटेशन नहीं, हाँ अभी भी हेजिटेशन है, गई नहीं है पूरी तरह। हाँ प्रियांशी बताइए। तो पहला केस देखते हैं, पहला केस क्या है बेटा? एक्सपेंसेस नॉट पेड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको साथ में, एक्सपेंसेस नॉट पेड, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है।
या इसको पूरा अगर बोलना चाहूँ तो पूरा क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट नॉट पेड, पेड, ठीक है। और इसका नाम हम क्या बुलाते हैं इसको, सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। क्लियर, इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने, सैलरी आउटस्टैंडिंग, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस जो कि अभी ड्यू हो गया है, ध्यान देना बेटा, कोई भी एक्सपेंस जो कि ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, ठीक है। क्लियर, वो वाला सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, फिर सैलरी पे भी आ जाऊंगा। जैसे मान लो रेंट हर महीने मैंने एग्रीमेंट किया लैंडलॉर्ड के साथ, मान लो मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस ने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, बिजनेस ने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, तो उसको हर महीने रेंट देना है, ठीक है। मान लेते हैं बेटा कि हमने एग्रीमेंट किया है कि हम हर महीने की 7 तारीख को किराया देंगे, ठीक है। तो मुझे हर महीने की 7 तारीख को किराया देना है। अब मान के चलते हैं मार्च का महीना आ गया, मार्च के महीने की 7 तारीख को मुझे किराया देना है। अब मैंने किराया नहीं दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, यानी बिजनेस के पास पैसे नहीं थे, या फॉर एनी रीजन हमने उस समय किराया नहीं दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, अभी तक तो हम एंट्री पास करते आ रहे थे कि अगर आपने कुछ एक्सपेंस पे किया है तो क्या एंट्री। अब यहाँ एक्सपेंस अगर ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया है तो भी हमें एंट्री पास करनी है। अगर कोई खर्चा ड्यू हो गया है, ठीक है, यानी उसकी ड्यू डेट आ गई है लेकिन हमने चाहे पे नहीं किया है, तब भी हमें ये इसकी एंट्री पास करनी होगी, तभी हमारे करेक्ट रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो फिर तो ये खर्चा एस्केप हो जाएगा, फिर तो ये खर्चा इस साल में मेरा काउंट ही नहीं होगा। तो मुझे इसको भी रिकॉर्ड करना होता है। तो ना केवल जो हम खर्चा पे कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि जो खर्चा ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया उसे भी हमें रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया प्रियांशी? यस। ठीक है। अब चलो, अब इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे रेंट ड्यू हो गया 7 तारीख को लेकिन मैंने पे नहीं किया, तब भी मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी या अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उसको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए मैं आपको 2 तरीके सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आसान तरीका कोशिश करूंगा सिखाने की, जो अभी हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, कि अगर रेंट पेड होता, ध्यान से सुनना बेटा, अगर रेंट पेड होता तो क्या इफेक्ट होता, जरा मुझे वो बताओ, वहां से सीखते हैं। सर रेंट पेड होता हाँ बेटा, तो सर पेड रेंट के लिए हम लोग कैश में से माइनस करते हैं एंड कैपिटल में से माइनस करते। सारे लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल सही बताया है प्रियांशी ने। हम क्या करते बेटा, अगर रेंट पेड होता, मैं रेंट पेड में से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर रेंट पेड होता तो हम क्या करते बेटा, 10,000 रुपए कैश से माइनस, मैं 10,000 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 10,000 रुपए मैं कैश में से माइनस करता और कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता, मैं 10,000 रुपए कैपिटल। कैपिटल से माइनस करता। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जरा ध्यान से देखना, नॉट किसके साथ लिखा है, जरा ध्यान से देखना बेटा, नॉट किसके साथ है, किसके साथ लिखा है नॉट? ओ सॉरी सर एक्सपेंस। नहीं, एक सेकंड, गलत कर दिया मैंने। हाँ, नॉट किसके साथ लिखा है, हमने क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया, पे नहीं किया, ठीक है। हमने क्या नहीं किया है, पे नहीं किया। तो अगर हम पेमेंट करते तो कैश कम होता ना, अगर हम पेमेंट करते तो कैश कम होता। तो इस केस में क्योंकि पेमेंट नहीं करी है तो कैश कम नहीं होगा, उसकी जगह, ध्यान से देखेंगे, उसकी जगह आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगा प्लस, और लायबिलिटी का नाम यहाँ क्या हो जाएगा, हमने एग्जांपल कौन सा लिया बेटा, क्या आउटस्टैंडिंग है, हमने एग्जांपल में लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जो मेरे नोट्स है उसके अंदर क्या लिखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, किस नाम से, सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? अरे ये 10,000 पर सिर्फ 10 के, हाँ जी। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने से बढ़ जाएगा बेटा, 10,000 से। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हमने सोचा कि अगर एक्सपेंस पे किया होता तो क्या होता, ठीक है। क्लियर, अगर एक्सपेंस पे किया होता तो क्या होता, तो एक तो कैश कम हो जाता और एक कैपिटल कम हो जाता। आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ये तो वही वाला पार्ट है जो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपेंस पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंस नॉट पे, पे नहीं किया है, पे नहीं किया है, तो एक्सपेंस ड्यू तो हो गया है लेकिन पे नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस कैश कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैश पेमेंट को, और जो कैपिटल से माइनस कर रहा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंस ड्यू को।
तो एक्सपेंस तो ड्यू हो गया, तो कैपिटल से तो माइनस होगा, लेकिन पेमेंट नहीं करी इसलिए कैश में से माइनस नहीं हुआ, और उसकी जगह क्या हो गया, एक लायबिलिटी बढ़ गई। मैं ये भी लिख देता हूँ, ये कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से। सो दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज वन वे। एक और तरीका जो टेक्निकल तरीका और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, ये तो थोड़ा सा घुमा के मैंने आपको बताया समझाने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं करी है। क्योंकि सैलरी ड्यू हो गई है तो कैपिटल से माइनस होगा, खर्चा तो आपका हो गया ना, चाहे अभी आपने पे नहीं किया लेकिन खर्चा तो बुक करना है ना हमें, तो इसलिए कैपिटल से माइनस हो गया। और क्योंकि आपने पे नहीं करी इसलिए एक लायबिलिटी बढ़ गई है, आपको फ्यूचर में पे करना है, वी हैव एन ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट टू पे इन फ्यूचर, है कि नहीं प्रियांश? तो ऑटोमेटिकली मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, सीधा सीधा ये दो चीजें, कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस। तो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। मैं दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि जिस बच्चे को जैसा आसान लगे समझने में। अब आपको एग्जाम में ये करके ही दिखाना, आप ऐसे मत बना के आ जाना, मैंने माइनस कैश लिखा, फिर मैंने काटा, फिर मैंने ऐसा, सर ने ऐसा कुछ एरो बनाया था मैं भी बनाऊंगा, या तुम्हें सब नहीं करके, तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या करना है, कैपिटल से माइनस और सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी में प्लस। क्लियर है, समझ में आया गाइस? प्लीज पहले मुझे यहाँ तक बताओ सब लोग कि ये क्लियर हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लायबिलिटी कहाँ क्यों क्रिएट हुई, ये समझ में आई? प्लीज थम्स अप करके बताएंगे सारे लोग। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड गाइस। तान्या एक बार अपना बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज, सो दैट आई कैन सी यू आल्सो। कहाँ चले गए आप? अच्छा क्लियर है बेटा, ओके फाइन। एनीबॉडी हु हैज डाउट? क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि देखो यही आगे के भी तीन चीजें इसी लाइंस पे, अगर ये क्लियर है तो आगे की भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप, सेकंड वाला देखते जरा, सेकंड क्या है पढ़े जरा, अगला क्या लिखा है बेटा? Expenses not due but paid, prepaid expenses. Not due but paid, expenses Paid. not due but paid, और इसको क्या बुलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। और नाम याद रखना है भाई, ये मैं पूछूंगा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, प्रीपेड का मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं पूछूंगा। और इसको याद करने का भी एक तरीका बताता हूँ आपको। पहले इस वाले क्वेश्चन को भी, इस वाली चीज को भी इसी तरीके से करके देखते हैं। बेटा जैसे अभी ऊपर वाला कराया था मैंने, लंबा वाला तरीका जो पहला वाला तरीका बताया, वैसे जरा एक बार इसको भी ट्राई करके देखो। अगर मैं एक्सपेंस पेड बोलता, जैसे इस केस में सैलरी का एग्जांपल ले लें हम अगेन, प्रीपेड सैलरी, हाँ जी, तो अगर बेटा सैलरी पे करते उसका क्या दो इफेक्ट होते जरा वो बताओ। सर सेम से कैश में से माइनस होता एंड कैपिटल में से भी माइनस होता। एक तो कैश में से माइनस हो जाता और एक कैपिटल से माइनस होता, वही सेम चीज जैसे हमने पहले शुरू किया था वैसे ही कर रहा हूँ। तो माइनस इन कैश 10,000 और माइनस इन कैपिटल 10,000। क्लियर हुई बात? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस नॉट ड्यू। तो नॉट किसके साथ है? ड्यू के साथ। पहले नॉट किसके साथ था? पेड के साथ। पेड के। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, पहले नॉट पेड था, अभी क्या है? नॉट ड्यू है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी खर्चा अभी ड्यू नहीं हुआ है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? खर्चा अभी ड्यू नहीं हुआ है, हमने एडवांस में कर दिया। जैसे हुआ क्या, हमारे पास कोई एम्प्लॉय आया, उसने कहा कि भाई साहब मेरे घर में शादी है, नॉर्मली शादी के लिए एडवांस लेते हैं, इसलिए एग्जाम्पल लेना। तो क्या हुआ, वो आया कि मेरे घर में शादी है और मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए, तो हमने उसको पैसे एडवांस में दे दिए, यानी अगले आगे आने वाली महीनों की सैलरी हमने उसको पहले दी। तो यानी अभी वो खर्चा तो हुआ नहीं है, अभी तो वो काम करेगा तो खर्चा ड्यू होगा, है ना। हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट पे उसकी सैलरी ड्यू होती है। तो आगे अगर आने वाली महीनों की सैलरी हम अभी दे रहे हैं तो होगा क्या, खर्चा तो ड्यू नहीं हुआ है, खर्चा तो आगे आने वाले महीनों में होगा, लेकिन हुआ क्या, हमने उसकी पेमेंट ऑलरेडी एडवांस में कर दी। समझ में आ रहा है? प्रियांशी आई कांट सी यू। सॉरी सर, नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया था तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो यानी इसका मतलब क्या है कि इस केस में क्या है, नॉट किसके साथ है? ड्यू के साथ, यानी खर्चा ड्यू नहीं हुआ है लेकिन पे तो कर दिया हमने, तो कैश ठीक है। इस केस में उल्टा हो गया, देखो पेमेंट तो हो रही है तो कैश तो ठीक है, माइनस कैश में से तो होगा, लेकिन अभी खर्चा ड्यू नहीं हुआ है। तो क्योंकि खर्चा ड्यू नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो कैपिटल की जगह, कैपिटल माइनस नहीं होगा, कैपिटल की जगह हमारा एक यहाँ पे एसेट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड सैलरी। हाँ, जैसे इस केस में अगर सैलरी लेता हूँ तो प्रीपेड सैलरी, ठीक है। और 10,000 ये किस में हमने कर दिया? एसेट। जरा ध्यान देंगे बेटा,
ठीक है, तो जरा ध्यान से समझो इस बात को। और इसी चीज को दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। पहले तो हमने ये समझा कि थोड़े से लंबे तरीके से, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से। क्या समझा कि भाई नॉट देखा, नॉट किसके साथ है। हमने पहले सोचा कि जो भी एक्सपेंस की एंट्री होती है हमने वो कर दी, और उसके बाद नॉट देखा किसके साथ है, वो जो नॉट जिसके साथ है उसका इफेक्ट हटा दिया, और उसकी जगह कॉरस्पॉन्डिंगली एसेट या लायबिलिटी। अब एसेट क्यों आ गया भाई, अभी तो हमारा ड्यू नहीं हुआ था, हमने पेमेंट कर दी। अगर आज की डेट पे ही उसकी सर्विसेज हमने टर्मिनेट कर दी, वी हैव अ राइट टू रिसीव मनी बैक फ्रॉम हिम। ध्यान से समझो, अगर मैंने आज की डेट पे उसको नौकरी से निकाल दिया तो मैंने तेरे को एडवांस सैलरी दी थी, वापस कर पैसे। आ रही है बात समझ में? सो आई हैव अ राइट टू रिसीव द मनी बैक। देख रहे हो, वही एसेट की डेफिनेशन में आ रहा है ना, राइट टू रिसीव। क्लियर? तो आज की डेट में वो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, ये समझनी जरूरी है जो बातें बता रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी क्यों है, प्रीपेड जो भी सैलरी है वो एसेट क्यों है। ये समझ आया? आप प्रियांशी पूछो। सर इट इज लाइक अ डेटर। आई विल नॉट से डेटर, डेटर से भी आपको पैसे मिलने हैं, बट डेटर हम उसको बुलाते हैं जिसको हमने कुछ गुड्स बेचे और उस वजह से उससे पैसे मिलते हैं। क्या कोई गुड्स नहीं बेचे, ये तो हमने उसको एडवांस पैसे दिए थे जो वापस मिलते हैं। ठीक है, तो लेट्स नॉट कॉल देम डेटर। ठीक है, हर किसी को अलग नाम से बुलाया जा रहा है। जैसे अगर हमने किसी को गुड्स बेचे थे उधार पे और उसे पैसे मिलने तो उसे डेटर बुलाते हैं। यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ अगर हमने कोई एक्सपेंस पहले कर दिया है, कोई भी एक्सपेंस, तो इट कुड बी, जैसे मैंने प्रीपेड सैलरी बोला, रेंट भी हो सकता है। जैसे पहले केस में मैंने लिया कि रेंट हम हर महीने की 7 तारीख को दे रहे थे, तो मार्च के महीने की 7 तारीख को हमें रेंट देना था। हमने क्या करा, मार्च के साथ साथ अप्रैल का भी दे दिया, तो जो अप्रैल का दिया वो एडवांस हो गया, है ना। तो हमें उसको, हाँ, तो वो प्रीपेड रेंट में है जो अप्रैल के महीने का। मार्च के महीने का तो रेंट माना जाएगा, लेकिन जो अप्रैल के महीने का वो प्रीपेड बोला जाएगा। समझ आ रही है गाइस? क्लियर है? यस सर, यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर दोबारा से हम एक और सेकंड वाले स्टेप से अगर समझे, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके से समझते हैं तो क्या हो रहा है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड, पे तो कर रहे हैं, नाम में ही पता चल रहा है प्रीपेड। अगर पे कर रहे हैं तो कैश तो कम होगा ना भाई। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एक एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, हमें उसका फ्यूचर में हमें वो वापस मिलेगा या वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी आज की डेट पे वी हैव अ राइट टू रिसीव दैट। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई बात? यस। हाँ जी, बाकी लोग सबको क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है सबको? ओके गाइस, इसको याद करने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे शुरू में आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा था क्रेडिटर और डेटर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जिससे उधार पे खरीदा उसे क्या बुलाते हैं, जिसको उधार पे बेचा उसे क्या बुलाते हैं, क्रेडिटर या डेटर। बहुत कंफ्यूजन होती है। आई होप अब थोड़ा सा वो कम हो गया होगा, अब काफी हद तक आई होप कि मैक्सिमम बच्चे अब याद हो गया होगा क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नए नाम आ गए, कुछ नई चीजें आ गई, इसमें फिर कंफ्यूजन होती है। तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। प्रियांशी, इमेजिन करो बेटा, आप स्कूल जा रहे हो, इमेजिन कर लो, अभी तो जा नहीं रहे ना, तो आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में कुछ स्कूल वाले फीस लेते हैं। यस सर। अब जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम प्रियांशी आपने स्कूल में फीस नहीं दी, ठीक है, आपने अगर स्कूल में फीस नहीं दी तो स्कूल वाले जैसे आप क्लास में एंटर, एक इमेजिन करना है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप क्लास में एंटर कर रहे हो तो टीचर आपसे क्या कहती है, हाँ जी फीस लाए हो क्या, आप कहते नहीं, तो टीचर क्या कहती है, आउट, बाहर चले जाओ, नहीं करनी, हाँ बाहर जाके खड़े हो जाओ। क्या बोलते हैं टीचर, अगर फीस लेके नहीं आया तो नहीं, ऐसे बोलती नहीं है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको याद कराना है, ठीक है। तो टीचर क्या कहती है, अगर आप फीस लेके नहीं आए तो आउट एंड गो आउट एंड स्टैंड। तो ये क्या हो गया, आउट स्टैंडिंग। समझ आया? सो जस्ट अ वे टू रिमेम्बर थिंग्स। हाँ, जस्ट एक तरीका बना दिया तो इसे याद करने, क्योंकि ये चीजें याद रहती है। हाँ, कहानी याद आ जाती है, कई बार भूल जाते हैं क्या था। तो ऐसे केस में ये कहानी अगर याद आ जाएगी तो याद आ जाएगा, बाहर जाके पढ़ जाए तो क्या बता रहा सर ने, आउट स्टैंडिंग। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, टीचर क्या कहेगी, आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सेकंड प्रीपेड को भी याद करने का एक तरीका बताया तो मोबाइल तो यूज करते हैं सारे, है ना, मोबाइल तो आजकल तो वैसे दबा के यूज हो रहा है। तो प्रियांशी, मोबाइल में कौन सा कनेक्शन है आपका? सर प्रीपेड ही है। प्रीपेड कनेक्शन, दो कनेक्शन होते हैं ना, एक पोस्टपेड और एक प्रीपेड। अब खुद ही देख लो यहाँ से, हम प्रैक्टिकल लाइफ पे ये वर्ड यूज करते आ रहे हैं, आज तक इसका मतलब नहीं पता था, हमने कभी इसको ध्यान नहीं दिया, बस हमें ये पता था एक कनेक्शन होता है पोस्टपेड, एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड में क्या होता है, पहले पैसे देते हो और फिर सर्विसेज यूज करते हो, तो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो,
है कि नहीं है? तो आपने पहले पैसे पे कर दिए हैं और आप ये सर्विसेज यूज करोगे। तो सेम चीज यहाँ है, हमने पहले सैलरी दे दी तो वर्ड क्या यूज करेंगे? प्रीपेड। क्लियर हो गया गाइस? तो आउटस्टैंडिंग और Yes. प्रीपेड को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। कभी भी कंफ्यूजन हो कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कौन सा कहाँ आता था, किसको बुलाते थे, तो बहुत ही आसान तरीका है, एक सिंपल तरीके से याद करो, आपको आसान हो जाए। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। जिसको डाउट हो प्लीज हैंड रेज कर लेना, मैं अपना आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। चलिए थर्ड वाला केस करते हैं। थर्ड क्या केस है बताओ बेटा? Income not received, income due but not received. Accrued income, नॉट रिसीव्ड, या दूसरा मैंने क्या बोला हुआ है? इनकम ड्यू due but not. बट नॉट रिसीव्ड। या एक और नाम बोला इसका, क्या? अक्रूड इनकम। पहले तो जरा मतलब समझते हैं भाई, मतलब समझो। इनकम नॉट रिसीव्ड, अरे ये ऊपर वाले की तरह तो हो गया। देखो ध्यान से, जो पहला वाला था, पहला वाला क्या था? एक्सपेंस नॉट पेड। यहाँ क्या है? इनकम नॉट रिसीव्ड। मिलता जुलता है कि नहीं है? ऐसे आगे क्या लिखा था? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक ही बात है, ये सिर्फ वो वहाँ इनकम शीट लिखा है, आगे जाके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सपेंस नॉट पेड का मतलब यही है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। सिमिलरली नीचे जो लिखा है इनकम नॉट रिसीव्ड, और उसका मतलब दूसरी भाषा में क्या है? इनकम ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं, तो पूरा लिख दिया। मिली। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा अब सिचुएशन समझो क्या है। अभी तक हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे कि अगर हमें कोई एक्सपेंस पे करना है तो हमने उसकी दो सिनेरियो करे थे। पहला सिनेरियो कि एक्सपेंस ड्यू हो गया और हमने पे नहीं किया, और दूसरा अभी तक ड्यू नहीं हुआ, हमने एडवांस पेमेंट कर दी। तो पहले दो ये सिनेरियो किससे रिलेटेड थे? एक्सपेंस। अब जो हम दो सिनेरियो करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है? इनकम से। यानी कि हमें कोई इनकम होनी थी, हमें कुछ पैसे मिलने थे, हमने कोई काम किया था जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ इनकम रिसीव होनी। जैसे हमें इंटरेस्ट मिलना था, हमें रेंट मिलना था, कुछ भी हो सकती है ना इस तरह की इनकम। हमने डिस्कस किया था इनकम और रेवेन्यू वर्ड फिलहाल यहाँ पे एक जैसा मान के चलो, थोड़ा सा टेक्निकल फर्क होता है पर मैं डिस्कस करूँ। जैसे रेवेन्यू वर्ड करा था ना हमने, रेवेन्यू पढ़ा था ना, एक्सपेंस का अपोजिट रेवेन्यू करा था। रेवेन्यू क्या होता है? कमाई। तो रेवेन्यू में सेल्स के अलावा और भी क्या क्या इनकम हो सकती है हमारी? तो एक तो सेल्स हो सकती है, उसके अलावा और क्या हो सकती है? जैसे इंटरेस्ट, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर मेरे पास बिल्डिंग में स्पेस एक्स्ट्रा है, उसको किराए पे चढ़ा सकता हूँ, तो क्या मिलेगा? रेंट। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर मेरे को इनकम अर्न होती है तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इनकम ड्यू तो हो गई है। फॉर एग्जांपल रेंट का ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, यानी बिजनेस लैंडलॉर्ड है, बिजनेस ने किराए पे दिए हुए हैं कुछ स्पेस, तो बिजनेस ने अगर किराए पे स्पेस दिया है तो इस बार बिजनेस को रेंट रिसीव होगा। तो रेंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। रेंट पेड या रेंट पेमेंट जब करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, अगर रिसीव हो रहा है तो क्या हो गया? इनकम। तो अगर मुझे हर महीने की 7 तारीख को रेंट रिसीव होता, ठीक है, ये हमने एग्रीमेंट किया होता कि हर महीने की 7 तारीख को हमें रेंट रिसीव होगा, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है, सामने वाला जो लैंडलॉर्ड है, उसने हमें 7 तारीख को, सॉरी सामने वाला जो टेनेंट है उसने हमें 7 तारीख को रेंट नहीं दिया, तो क्या करूँ? भाई मुझे तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, Yes. सेम लॉजिक जैसे मैंने एक्सपेंस के लिए किया था, तो मुझे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहले वही तरीका अपनाते हैं प्रियांशी जो अभी आप एक्सपेंस के लिए लगा रहे थे। तो अगर इनकम रिसीव हो गई होती, अगर इनकम रिसीव हो गई होती तो उसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे होते बेटा, जरा बताओ? ऐड हो जाता एंड कैपिटल भी ऐड हो जाता। कैश बढ़ जाता। अगेन मैं एग्जांपल 10,000 रुपए का लेके चल रहा हूँ, और कॉरस्पॉन्डिंगली कैपिटल भी बढ़ जाता। यही होता ना भाई, अगर आपको इनकम रिसीव हो गई होती तो। लेकिन अब यहाँ क्या है, देखो जरा वापस वैसे, नॉट किसके साथ है? रिसीव्ड के साथ। नॉट रिसीव, तो किसको काटूं भाई, जरा बताओ, आप खुद ट्राई मारो। सर कैश को कट कर देंगे। कैश को कट करेंगे क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है, तो कैश कैसे बढ़ा रहे हैं भैया, है ना? इनकम ड्यू तो हो गई है तो कैपिटल तो बढ़ेगा, लेकिन कैश नहीं बढ़ेगा। गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरास ऑन कर लो सब लोगों के। धीरे 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 करके सब कैमरे बंद होने शुरू हो गए। मुझे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तो इट डजंट लुक गुड। वेरी गुड गाइस, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लो। और लोग प्लीज, त्रिशा, शशांक, वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने मेरी बात मानी। हाँ जी, प्लीज थोड़े, मेरी रिक्वेस्ट है जितने लोग कर सकते हैं, थोड़ी सी देर की बात हो रहा है, 5-10 मिनट्स, बट ना एक पॉजिटिव वाइब आती है। मेरे को ऐसा लगता नहीं तो मैं दीवारों को पढ़ा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रजत। हाँ जी, चलिए देखिए, तो क्या हो रहा है? इनकम नॉट रिसीव, तो रिसीव नहीं हुआ इसलिए कैश काट दिया। तो कैश की जगह क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, कैश की जगह यहाँ पे एक और एसेट बढ़ जाएगा जिसको हम बोलेंगे अक्रूड इनकम। अब मैं इसमें कौन सा एग्जांपल लिया? रेंट का ले लिया फॉर एग्जांपल, तो अक्रूड रेंट बोलेंगे। ठीक है,
क्लियर? जो भी नाम होगा अगर इस केस में मैंने इनकम का एग्जांपल लिया था रेंट का, तो अक्रूड रेंट हो गया, ये बढ़ गया मेरा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा है। समझ में आए? कैश की जगह मेरा एक एसेट हो गया। लॉजिकली समझो, लॉजिकली क्या है, कोई मेरे को कोई इनकम मिलनी थी, अभी तक नहीं मिली है, सो आई हैव राइट नाउ, क्या है राइट नाउ सिचुएशन, क्या आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी, सो इट इज एन एसेट फॉर मी, है कि नहीं है? आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी, तो इसलिए मैंने एक एसेट बना दिया। अगर अगेन टेक्निकली समझते, सीधा सीधा अगर ये लंबे प्रोसेस से नहीं जाते, तो सीधा सीधा क्या होता भाई, अगर कोई इनकम मिलनी थी जो कि अभी नहीं मिली है, तो इनकम तो कंसीडर करेंगे, कैपिटल बढ़ेगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एसेट बढ़ जाएगा अक्रूड रेंट। सर ये अक्रूड रेंट क्यों बोल रहे हो? इसको भी लिख देते वही सेम, आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ वही नाम यूज कर लेते जैसे ऊपर आउटस्टैंडिंग। नहीं, एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है और इनकम के लिए अक्रूड होता है, ठीक है? इस बात को याद रखना बेटा। जब इनकम के रिलेटेड जब हम बोलते हैं कि इनकम रिसीव होनी थी, हुई नहीं है, मतलब सिमिलर है उसका, बिल्कुल जैसे एक्सपेंस का था ऐसे यहाँ पे हम इनकम की बात करें, सिमिलर मतलब है, लेकिन वर्ड हम क्या यूज करते हैं, अक्रूड, ठीक है, अक्रूड रेंट, ठीक है? तो जब भी कोई इनकम रिसीव होनी थी, हुई नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अक्रूड, और कोई एक्सपेंस पे करना था, नहीं पे किया, तो वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है? चलो फोर्थ पे आते बेटा, लास्ट केस, और आज के लास्ट केस इसके बाद क्लोज करेंगे बेटा। फोर्थ केस क्या है जरा पढ़ो। Income received in advance, income not due but received. इनकम And रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम due but not received. नहीं, उल्टा बोल रही है, इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। Sorry sir, वो से मैंने ऊपर वाला रीड कर लिया। कोई बात नहीं, इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। और इसको बुलाते क्या है, इसका पूरा नाम क्या लिखा है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको यही बुलाते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान देंगे। अब ये वाला केस क्या है कि अगर इनकम अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमें पहले ही मिल गई, जैसे रेंट का केस ले लो, रेंट हर महीने की 7 तारीख को ड्यू होता है। मान लेते हैं 7 मार्च को हमें किसका रेंट मिलना था, मार्च का। 7 मार्च को हमें किसका रेंट मिलना था, मार्च का। मान लेते हैं हमें मार्च के साथ साथ अप्रैल का भी, यानी एडवांस में, ठीक है? जैसे हम एडवांस में पे कर रहे थे ऐसे एडवांस में मिल गया, तो ये केस क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगेन एक्सपेंस के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था बेटा सिमिलर सिचुएशन में? Sir, prepaid. वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंस वर्ड यूज किया, क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंस वर्ड यूज किया था। इनकम के लिए प्री रिसीव्ड एडवांस नहीं बोलते हम, प्री रिसीव्ड नहीं वर्ड यूज करेंगे यार। प्री रिसीव्ड वर्ड बहुत अजीब सा लगता है बोलने में, ये हम मतलब ये बड़ा आम भाषा में हम नहीं यूज करते, तो हम प्री रिसीव्ड करके कुछ वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह वर्ड क्या यूज करते हैं, पूरा लिखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है? क्लियर? तो दो चीजें एक्सपेंस से रिलेटेड आपको बताई, दो चीजें क्या बताई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। इसी तरह दो चीजें इनकम से रिलेटेड बताई, क्या क्या बताई बेटा, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है? चलो इसको भी करते हैं, पहले सेम तरीके से करते हैं जैसे आपको अभी मैंने कराया था। बताओ बेटा कैसे होगा? ऐड होगा एंड कैपिटल भी ऐड होगी। तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि अगर मिल गई होती इनकम तो क्या होता, कैश बढ़ जाता और कैपिटल भी बढ़ जाता। अब जरा ध्यान से देखो, नॉट किसके साथ है, नॉट किसके साथ है, ड्यू के साथ, इनकम नॉट ड्यू, ठीक है? तो इसका मतलब इनकम ड्यू हुई नहीं है, रिसीव तो हो गई है, तो रिसीव हो गई है तो कैश तो बढ़ेगा, लेकिन ड्यू नहीं हुई है तो कैपिटल नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है गाइस? लायबिलिटी आएगी। इसकी जगह एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें क्या था, हमने एग्जांपल लिया रेंट का लिया, तो मैं रेंट लिख देता हूँ इनकम की जगह, है ना? जो एग्जांपल लिया था वही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रेंट इन एडवांस इन एडवांस 10,000 रुपए, ये हमारा क्या बन गया, लायबिलिटी। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? और अगेन डायरेक्टली अगर कर रहे होते बिना इसको ऐसे लंबे प्रोसेस से शॉर्टकट मारे तो क्या होगा भाई, अगर इनकम ड्यू नहीं हुई है लेकिन रिसीव हो गई तो ये तो पता चल गया कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्योंकि इनकम रिसीव हो गई है, ड्यू नहीं हुई थी, तो ये एडवांस में मिल गई है। अगर आज की डेट पे हम समझें तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी कैसे? अगर आज की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, फॉर एग्जांपल रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में जो हमें एडवांस पैसे मिले हुए हैं तो वो हमें वापस करने पड़ेंगे। तो एट प्रेजेंट इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस, ठीक है? हमें जो एडवांस मिल गया इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी एट प्रेजेंट।
हाँ, लेकिन अगर फ्यूचर में हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करते हैं तो फिर ये हमारा जो एडवांस है वो लायबिलिटी से खत्म हो जाएगा, वो फ्यूचर में जाके होगा। लेकिन अभी क्या है, एट प्रेजेंट आज की डेट पे तो हमारे लिए लायबिलिटी है ना। समझ आ रही है मेरी बात? Because person has a right to receive money. यहाँ राइट टू रिसीव नहीं हुआ, यहाँ तो उल्टा है, ऑब्लिगेशन टू पे है। सामने मतलब वाले हमें पर्सन, इनकम सामने वाले पर्सन के लिए राइट टू रिसीव है, हमारे लिए तो क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे। obligation है। क्लियर हुआ गाइस? मैं फिर से बता रहा हूँ इस बात को, ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर इसको एसेट या उसको लायबिलिटी क्यों लिया। तो ये चीज ध्यान से समझो भाई, आज की डेट में हमें जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जिस समय रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय की ट्रांजैक्शन पे फोकस करना है कि उस समय इसका मतलब क्या है या उस समय इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो आज की डेट पे जब हमें रेंट मिला है तो आज की डेट पे हमारे लिए जो ये रेंट एडवांस में मिला है ये क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अभी ड्यू नहीं था, हमें एडवांस में मिल गया, और अगर आज की डेट पे कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, सो वी हैव अ ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस। क्लियर? समझ में आया गाइस? प्लीज मुझे एक बार जरा थम्स अप करके बताएंगे सब लोग जिनको क्लियर है। इफ एनीबॉडी हैज अ डाउट प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी निशात बेटा, मैं आपके पास हूँ। जैसे मैं निशात के पास आता हूँ, निशात हैंड्स डाउन करके थम्स अप कर दो। अरे क्लियर हो गया सर। आई कैन अंडरस्टैंड, गलती से दब गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो आई कैन नॉट सी एनी हैंड रेज, तो आई अंडरस्टैंड कि सबको क्लियर है। एक छोटी सी बात आपको और बता रहा हूँ, इसको और याद कैसे करना है। ठीक है, देखो सर ये तो चलो समझ में आ गया, नॉट जिसके साथ है उसको कट करना है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप कभी तो इतना बड़ा क्रॉस करके कहाँ लेके जा रहे हो, पहले वाली ट्रांजेक्शन में वो तरीकी क्रॉस करके कैपिटल को भी क्रॉस करके मैं कहाँ चला गया लायबिलिटी साइड। तो कब वो बड़ा वाला क्रॉस करना है और कब सिर्फ छोटा सा क्रॉस करना है, ये कैसे याद हो? तो इसके लिए छोटा सा आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ देखो, जहाँ बीच में इक्वल टू आता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना, बीच में आएगा ना। इसी तरह यहाँ बीच में आता है, देखो ध्यान से, ठीक है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आ गया था। इसी तरह इक्वल टू यहाँ डालते तो कहाँ आता, यहाँ आता, यही आता कि नहीं आता, है ना। और Yes, अगर sir. यहाँ पे इक्वल टू डालूंगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा बीच में। तो जरा ध्यान से मैं एक तरीका एक अगेन कोशिश कर रहा हूँ, एक और तरीका आपको याद कराने का कि एक तो हो गया कि जिसके साथ नॉट लिखा है उसको क्रॉस करो। अब उसको क्रॉस करके क्या सेम साइड में रहना है या अपोजिट साइड में जाना है? ठीक है, क्लियर? इस बात को ध्यान दो। जब आप एक्सपेंसेस के केस देखोगे, देखो दोनों पहले दो केसेस देखो एक्सपेंसेस के, तो आप बड़ी वाली जंप मार रहे हो, बड़ी वाली जंप। ठीक है, यानी आप क्रॉस कर रहे हो, अपोजिट साइड पे जा रहे हो। जैसे कैश को क्रॉस किया और कैश को क्रॉस करके आप अपोजिट साइड पे चले गए लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि एक्सपेंसेस के केसेस में इस बात को याद रखना है कि जो आप क्रॉस करके जंप मारोगे तो सेम साइड में नहीं रहना है, अपोजिट साइड में जाना। क्लियर है गाइस? तो आपने कैश को क्रॉस करा, अपोजिट साइड पे चले गए तो कहां चले गए, लायबिलिटी में, तो उसकी जगह लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सेकंड केस में देखो, कैपिटल को क्रॉस किया क्योंकि नॉट किसके साथ था, कैपिटल के साथ, लेकिन अगेन लंबी वाली जंप मारी, अपोजिट साइड पे गए। कहां आ गए हम अपोजिट साइड में? हाँ जी, एसेट में। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रहा है बेटा? देखो दोनों केसेस में, पहले एक्सपेंसेस के दोनों केसेस में आप जो जंप मार रहे हो वो लंबी वाली जंप मार रहे हो, सेम साइड में नहीं आ रहे। तो इससे आप याद कर सकते हो कि अगर नॉट किसके साथ है वो तो समझ आ गया, उसको क्रॉस कर दो। अब वो क्रॉस करके मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली एसेट क्रिएट करूं या लायबिलिटी। तो एक ये तरीका और मैंने आपको बता दिया कि आप ये देख सकते हो कि अगर एक्सपेंसेस का इससे रिलेटेड केस है तो लॉन्ग जंप मारनी है, तो शॉर्ट जंप नहीं मारनी है। लॉन्ग जंप यानी अपोजिट साइड में जाएगा। कैश को क्रॉस कर रहा तो अपोजिट साइड कौन सी होगी, लायबिलिटी। और अगर कैपिटल को क्रॉस कर रहा तो अपोजिट साइड कौन सी होगी, एसेट। सेम चीज अगर यहाँ देखें जरा इस वाले में, अगेन पहला स्टेप वही है कि जिसके साथ नॉट है उसे क्रॉस कर दो, लेकिन अब यहाँ पे लॉन्ग जंप नहीं मारनी है, यहाँ शॉर्ट जंप मारनी है, यानी सेम साइड पे रह रहे हैं। देखो जरा, तो मैंने क्रॉस किया कैश को क्रॉस करके सेम साइड पे, एसेट साइड पे मैं लिख रहा हूँ क्या, अक्रूड रेंट। ठीक है, समझ आया? इसी तरह से फोर्थ वाला देखो, मैंने कैपिटल को क्रॉस किया, अगेन सेम साइड पे, मैंने लॉन्ग जंप नहीं मारी, मैंने शॉर्ट जंप मारी, कहाँ आ गया, लायबिलिटी। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो एक छोटा सा एक और तरीका मैंने आपको ये बताया क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि चलो सर ये तो समझ आ गया, नॉट जिसके साथ है आपको उसको क्रॉस करना है, लेकिन अब उसको क्रॉस करके एसेट बनाऊं या लायबिलिटी बनाऊं, ये कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा तरीका बता दिया, अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड आप कर रहे हो तो लॉन्ग जंप, और अगर एसेट से रिलेटेड आप कर रहे हो तो शॉर्ट जंप विद इन द सेम साइड। क्लियर है प्रियांशी एंड गाइस? बाकी लोगों को क्लियर है? प्लीज मेरे को एक बार जरा थम्स अप करके बताइए सबको क्लियर है। हाँ जी, जल्दी से। Sia, Navya, Saloni, I can't see anything. Is this clear to you? Sia, Saloni, and Navya? Okay, see, I can see your
थम्स अप, वेरी गुड। एक बार मेरे को बता दिया करो ताकि कोई भी डाउट हो तो आई कैन टेक योर डाउट्स। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस, सबको क्लियर है। आई नो दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई विल नॉट से डिफिकल्ट, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट कोई भी चीज होती है ना, कुछ भी नई चीज दिखती है तो वो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो प्लीज डू नॉट थिंक इट एज डिफिकल्ट, थिंक इट एज डिफरेंट। डिफरेंट है, थोड़ा एक दो बार करेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। बट आपका होमवर्क क्या है आज का, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक ही होमवर्क है, जितना मैंने कराया है ना ये चीज खुद बना के देखना, तब पता चलेगा। हेडिंग लिखो, जो हेडिंग्स हैं चारों हेडिंग लिखो और खुद बना के देखो दोनों मेथड से, कि अगर डायरेक्टली करता तो भी क्या मुझे याद है, और अगर मैं डायरेक्टली नहीं करता, जो सर ने लॉन्ग कट बताया था, अगर वैसे कर रहा होता तो क्या होगा। समझ में आ रही है बात? खुद ये करना, चारों चीजें नाम, चारों आइटम के नाम याद होने चाहिए। चारों आइटम के नाम क्या क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में दोनों चीजें हो गई। उसके अलावा फूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम, लेट्स नॉट से इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम, ठीक है। और चौथा क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और परफेक्ट क्लास, गाइस बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने आपको 5 अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन बताए थे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, उनमें से ये कौन सा है, तो जरा सोच करके बताएंगे। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, तो प्लीज एंड सब लोग एक बार जरा लास्ट टाइम अपने कैमरा ऑन कर दो, लास्ट टाइम। हाँ, गाइस एक बार प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं एक बार शक्ल देख सकूं आपकी, और ताकि मैं देख सकूं किससे सवाल करना है, ठीक है। हाँ जी, एक और ले लेते हैं। हाँ बेटा, गाइस सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो, सबकी कैमरास ऑन नहीं है। आरव आपके पास आरव है, प्लीज गाइस प्लीज एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, बस क्लास क्लोज करने वाले हैं तो जल्दी से। आरव बेटा, यस सर। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, हमने 5 तरह के 5 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स बोले थे, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी थी बेटा वो 5 कैटेगरी? सर एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। वेरी गुड, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट या जो भी नाम मैं लेने वाला हूँ, मैंने आपसे कहा था इन पांचों में से किसी न किसी एक कैटेगरी में जाएंगे। तो मुझे को सोच के बताओ आरव बेटा, ये रेंट आपके हिसाब से क्या है? अगर मैं रेंट बोलता हूँ तो सर लायबिलिटी। वाई लायबिलिटी? सर ओके, मैं पूरा सर लिख देता हूँ। बिकॉज, अभी बताओ, चलो मैंने इनकम्प्लीट लिखा था, अब बताओ। वहां से मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था, अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए, बताओ। सर क्योंकि हमें ये पे करना है, एक लायबिलिटी बढ़ेगी, हमें पे करना है रेंट, इसलिए। मैंने लिख दिया पेड, इसीलिए मेरे को लग रहा था कि तूने उस चीज को समझा नहीं, मैंने इसीलिए साथ में लिख दिया रेंट पेड। तो अगर रेंट पेड बोल रहा हूँ तो ऐसे केस में अब ये क्या हो गया, तो पे कर दिया रेंट, तो ये हमारा क्या है बेटा? तो मैं इसको क्या सर बोलूंगा? एसेट। ये हमारा क्या है? चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक दो लोगों से और ट्राई करके देखें जरा। हाँ जी, शगुन, अगर मैं रेंट बोल रहा हूँ, सिर्फ रेंट, ना आउटस्टैंडिंग ना एक्सपेंस। एक्सपेंस। अरे बेटा इस बात को ध्यान से समझना, और ये कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं।